नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज रूम लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। न्यूज रूम लाइव में बात करेंगे लुलु मॉल में छिड़े धार्मिक युद्ध की। सवाल पूछेंगे कि आखिर नफरत की इंतहा का अंत कब होगा। सवाल सदन वीरों के हंगामे को लेकर के भी पूछेंगे कि आखिर सदन में, जिस सदन में करोड़ों रुपए 1 घंटे की कार्यवाही में खर्च होते हैं, आखिर वहां हंगामा क्यों है बरपा। सवाल अग्निवीरों पर मची सियासत को लेकर के भी पूछेंगे कि अग्निपथ की लड़ाई सियासी पथ पर क्यों आई, कैसे आई, धर्म और जाति को लेकर के सवाल अब क्यों उठाए जा रहे हैं। और बात उदयपुर जैसे एक कांड की भी करेंगे जो सीतामढ़ी में हुआ है और जो उदयपुर जैसा कांड होते होते बचा है। सवाल यहां पर भी नफरत की इंतहा का उठ रहा है कि आखिर नफरत का बीज पूरे देश में कौन बो रहा है। सवाल यह कि आखिर पूरे घटनाएं जो एक के बाद एक सामने आ रही हैं, उदयपुर, अमरावती और अब सीतामढ़ी, इनके पीछे स्क्रिप्ट राइटर कौन है। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आ रही है, डीएसपी को कुचलने की यह खबर सामने आ रही है। खनन माफिया ने डीएसपी को कुचला है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर, खनन माफिया ने डंपर से डीएसपी को कुचला है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और यह खबर अपने आप में कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। डीएसपी सुरेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है, ये जानकारी अभी सामने आ रही है। खनन माफिया मौके से डंपर लेकर फरार हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डीएसपी की कुचलकर हत्या कर दी जाती है। इसी साल डीएसपी सुरेंद्र कुमार रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले खनन माफिया के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, ये इस खबर के बाद साफ नजर आ रहा है। ताबड़ू की अरावली की श्रृंखलाओं में अवैध खनन की शिकायत डीएसपी को मिली थी, जिसके बाद वो टीम के साथ में छापेमारी करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। लेकिन खनन माफिया किस तरह से बेखौफ हो चले हैं, इस खबर के बाद आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल प्रशासन से भी उठ रहा है, सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जिस खनन माफिया ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं, वो गिरफ्तार कब होगा। हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत पूरी घटना को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी पूरे मामले को लेकर? क्या है वो पूरी तरीके से बेलगाम नजर आ रहे हैं। हालांकि दावा ये किया जाता है कि हरियाणा के अंदर या अरावली जो जिला है उसके अंदर जो है पूरी तरीके से खनन बंद है। और जो खनन मंत्री है वो भी ये दावा करते हैं कि खनन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, जो भी खनन करता है उस पर सख्त कार्रवाई होती है। परंतु कहीं ना कहीं जब पुलिस के ऊपर ही खनन माफिया इस तरीके से हावी होने लगे, पुलिस अधिकारियों को ही कुछ ना समझने लगे और डंपरों के नीचे कुचलने लगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। और ये कहीं ना कहीं हुआ है क्योंकि उनके जो पंचगांव है वहां पर अरावली की श्रृंखला में एक डीएसपी को शिकायत जब मिली थी कि वहां पर अवैध खनन हो रहा है, तो उसकी शिकायत मिलने के बाद जब डीएसपी मौके पर पहुंचे तो वहां पर हौसले इस कदर बुलंद थे। जो खनन माफिया है उन्होंने डंपर चढ़ा दिया पुलिस जो डीएसपी है उसके ऊपर और वहां से फरार भी हो गया, जिसकी वजह से जो है मौके पर ही डीएसपी की मौत हो गई। हालांकि अब लगातार जो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े जो अधिकारी, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। अनिल विज जो गृह मंत्री है, गृह स्वास्थ्य मंत्री, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर बात करें, ठीक है, अनिल विज कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुकेश, अनिल विज कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई करने के लिए पहले पकड़ना तो पड़ेगा। पकड़े गए हैं क्या कोई? देखिए बिल्कुल सोहन, अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा गया है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रिया आ रही है। मौके पर बहुत सारे अधिकारी, जो आला अधिकारी, उच्च अधिकारी, वो तमाम पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो है डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया गया है, परंतु कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो है परिवहन खनन मंत्री भूचल शर्मा वो भी दुख व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, परंतु अभी तक जो है कई घंटे बीत चुके हैं, अभी तक जो है कोई कार्रवाई इसमें अभी तक नहीं की गई है पुलिस की ओर से। हालांकि दावा किया जा रहा है, क्योंकि अनिल विज जो गृह मंत्री, उन्होंने साफ कहा है कि अगर जो हमें पड़ोसी राज्य से भी पुलिस की मदद लेनी पड़ी तो हम लेंगे और जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं जरूर कराई जाएगी। परंतु सवाल ये है कि कार्रवाई कब होगी। और कार्रवाई ना होने की वजह से ही कहीं ना कहीं जो खनन माफिया है उनके हौसले इस कदर बुलंद होते हैं कि जिस तरीके से
पुलिस को ही वो कुछ नहीं समझते, ऐसे में आम व्यक्ति को या आम नागरिक को क्या समझते होंगे। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। दरअसल जब भी इस तरह की शिकायत किसी पुलिस अधिकारी को मिलती है तो एक टीम का गठन किया जाता है, उसके बाद छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। पूरा घटनाक्रम आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर पूरी टीम के साथ में डीएसपी साहब गए होंगे, उसके बाद वहां पर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ और पुलिसकर्मी उनके साथ में था, उनको भी क्या चोटें आई हैं, कितने वहां पर खनन माफिया थे, इसको लेकर के किसी तरह की प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है आपके पास? देखिए सोहन, सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं कि जब ये खनन हो रहा था तो तब डीएसपी सुरेंद्र कुमार को एक सूचना मिली, और सूचना के आधार पर, क्योंकि जो खनन माफिया है वो इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि तुरंत ही वहां से बचने की निकल, क्योंकि उनके पास फोन इतने होते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है बिल्कुल। कि पुलिस आ रही है, क्योंकि पुलिस में ही कुछ उनके मुखबिर इस तरीके से होते हैं जो उनसे पैसा लेते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं। तो इसीलिए डीएसपी ने पुलिस को जो अलग जो टीम बनानी थी वो टीम गठित न करके वो स्वयं मौके पर पहुंचे, और मौके पर जाकर के देखा तो वहां पर खनन हो रहा था। और खनन होते हुए जब रोकने की कोशिश की डीएसपी ने, तो तब जो डीएसपी के साथ सिर्फ उनका एक गनमैन ड्राइवर था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उसमें से जो उनके साथ जो ड्राइवर और गनमैन थे उनमें से एक पुलिसकर्मी को जरूर चोट आई है, परंतु इस बीच जो है डीएसपी की मौत भी कहीं ना कहीं हो चुकी है। परंतु जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है वो कहीं ना कहीं सोहन पुलिस को भी कहीं ना कहीं देखिए कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जब वहां पर खनन होता है तो पुलिस के कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मिले हुए रहते हैं। ऐसे में तो सुरक्षा जब वहां पर रोकने के लिए गए, डीएसपी गए, तो उनके साथ घटनाक्रम हो गया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी जो आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया जाता है और क्या कुछ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाती है। अच्छा, जब भी खनन की खबरें सामने आती हैं तो उसमें पुलिस की मिलीभगत के आरोप जरूर लगते रहते हैं, पुलिस से सांठगांठ की खबरें भी लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे में एक चीज जो आसान पुलिस के लिए हो जाती है, इनकी पहचान करना। क्या पहचान तक हो पाई है कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, वो कौन था? पकड़ने की बात तो दूर है अभी। देखिए सर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पुलिस से मिलीभगत करके ही खनन होता है, नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है। ऐसे में जरूर है कि पुलिस जरूर जानती है, परंतु अभी तक पुलिस ने ये चीज डिस्क्लोज नहीं की है कि आखिर वो कौन सा खनन माफिया है जिसके द्वारा ये कांड किया गया। हालांकि जो डंपर है और जो ड्राइवर है जिसके द्वारा ये किया गया पूरा कांड, वो जो है मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस के जो उच्च अधिकारी तक उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जो टीम है वो गठित कर दी गई है और जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। परंतु अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि जो है आरोपी कौन है और उसकी पहचान जो है वो पूरी तरीके से छुपाई गई है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है यदि हम पहचान मीडिया को दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा सतर्क ना हो जाए। परंतु सवाल यह है कि वो मर्डर करके भागा हुआ व्यक्ति है, ऐसे में सतर्क तो वो स्वयं होगा। परंतु जो कार्रवाई है, जो दावा किया जा रहा है कार्रवाई का, वो कार्रवाई आखिर कब तक होती, कितनी देर होती, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रियाएं का दौर जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सवाल पुलिस की कार्यशैली को लेकर के जरूर खड़े होते रहेंगे, और उम्मीद तो यही करेंगे कि जो प्रशासन है वो जल्द से जल्द जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी करेगा, क्योंकि अगर गिरफ्तारी जल्द नहीं होती है तो ऐसे में जो और खनन माफिया हैं उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद होते हुए नजर आते हैं। अरावली में खनन की खबरें अक्सर लगातार सामने आती रहती थी, हालांकि सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन अरावली में खनन को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले मैं परिवार से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूं। दरअसल 1 साल में रिटायर होने वाले थे, और जब परिवार किसी अपने को खोता है तो उसका गम बहुत ज्यादा होता है, उसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल होता है। क्या परिवार की ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है डीएसपी साहब के? देखिए सोहन, बिल्कुल, क्योंकि डीएसपी का ये आखिरी साल था और बहुत जल्दी वो रिटायर भी होने वाले थे। ये खुशियां कहीं ना कहीं घर वालों के लिए थी, परंतु ऐसे में एक दुखद खबर उनके सामने आती है कि जो डीएसपी है उनकी मौत हो जाती है। हालांकि अभी परिवार की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, परंतु कहीं ना कहीं फिलहाल जो सूचना हमें मिल पा रही है वो ये है कि परिवार का इस समय जो है रो रो करके बुरा हाल है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो घर का मौजूदा व्यक्ति है वो उनके बीच नहीं रहा। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल सोहन ये खड़ा होता है कि पुलिस का एक उच्च अधिकारी, जो कि पुलिस का एक उच्च अधिकारी है, डीएसपी है, डीएसपी रैंक है, ऐसे में डीएसपी रैंक के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो आम पुलिस वाले या कांस्टेबल टाइप के जो पुलिस वाले हैं, अगर उनके साथ किस तरीके का बर्ताव होगा ये अलग आप समझ सकते हैं। परंतु अभी परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। दूसरा यह है कि परिवार का जो है वो रो रो करके बुरा हाल हो चुका है। तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और ये जो दिक्कतें, परिवार जिन दिक्कतों का आप सामना कर रहा है, जो माहौल इस वक्त है वो गमगीन नजर आ रहा है, ऐसे में
प्रशासन के द्वारा भी मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। क्या मुआवजे से जुड़ी कोई जानकारी सामने आई है? प्रशासन की ओर से कोई ऐलान किया गया है मुआवजे को लेकर? देखिए बिल्कुल अभी तक इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया, जैसा मैंने कहा कि अभी सिर्फ जो है सख्त कार्रवाई और परिवार को कहीं ना कहीं जो ढांढस बढ़ाने की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं रही कि जो है मुआवजा दिया जा रहा है जिस तरीके से। हालांकि अभी तक जो सामने जो प्रतिक्रिया आ रही है वो कार्रवाई और ढांढस जो परिवार है, परिवार के प्रति जो है संवेदना व्यक्त की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जो दावा है वो कहीं ना कहीं मंत्रियों के और जो विधायक है उनकी तरफ से किया जा रहा है। हालांकि अधिकारी जो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द टीम गठित हो गई है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी सवाल मामले से जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। खनन मंत्री का बयान सामने आया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। चलिए आपको पहले एक एक करके वो बाइटें जरूर सुनवा देते हैं। बड़ी दुखद घटना है। सुरेंद्र बिश्नोई डीएसपी जो हमारे तावड़ू में थे और जिस तरह से डंपर से उनको मौत के घाट उतारा है, मैं इसके लिए परिवार के लिए सरकार की तरफ से भी इस दुखद घटना पर मैं शोक प्रकट करता हूं और इस तरह के जो भी माफिया हैं हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करी है। सैकड़ों एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई हैं और इनके खिलाफ करोड़ों रुपयों के ऐसे जो चोर हैं, डंपर जेसीबी करते हैं, इनका एनजीटी के तहत मुकदमे भी हमने दर्ज करे हैं। परंतु हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ, 2018 में सीएजी ने रिपोर्ट दी थी कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो माइनिंग का पैसा माइनिंग में जमा नहीं हो रहा। जितने हरियाणा के अंदर टेंडर निकलते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के टेंडर हो चाहे वो हरियाणा सरकार के टेंडर, माइनिंग का पैसा अलग से जमा होना चाहिए। आज 50,000 करोड़ रुपए कम से कम मुख्यमंत्री कार्यालय या मंत्रियों के कार्यालय के निर्देश पे हरियाणा सरकार के चुराए जा रहे हैं। जो पैसा हरियाणा सरकार के राजस्व के अंदर जमा होना चाहिए था, वो ठेकेदार और लीडर मिलके खा रहे हैं। क्यों नहीं हरियाणा सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती? क्यों इतना गुंडाराज बढ़ता जा रहा है कि डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है? एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के ऊपर जिस तरीके से अटैक करके उनको मौत के घाट उतार दिया, उनकी शहादत ले ली, ये इस बात को दर्शाता है कि आज हरियाणा के अंदर माफिया किस तरीके से हावी है। चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो भूम माफिया हो, चाहे वो नशा और लिकर माफिया हो, या किसी भी हम उसमें देखें, आज पूरी तरीके से हरियाणा के अंदर जंगल राज है, अपराध और अपराधियों का बोलबाला है और सरकार इसको नियंत्रित करने में पूरी तरीके से विफल रही है। पिछले 8 वर्षों के अंदर लाखों करोड़ रुपए के इस तरीके से अवैध माइनिंग के माध्यम से वो घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं। तो हरियाणा में जो कुछ भी हुआ, एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को अगर इस तरह से खनन माफिया बेखौफ होकर कुचल कर फरार हो जाएंगे तो फिर सवाल तो जरूर खड़े होंगे और सवाल तब तक पूछे जाएंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होती और ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। बड़ा सवाल है कि आखिर अब गिरफ्तारी कब होगी। इंतजार सभी को है, देखना दिलचस्प है कि प्रशासन को आखिर इस आरोपी को गिरफ्तार करने में कितना वक्त लगता है। चलिए अब बात लखनऊ की भी कर लेते हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर नवाबों के शहर में मजहबी रंग देकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है। लुलू विवाद को लेकर घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी तुप्पी छोड़ दी है। साफ तौर पर कहा है कि जो कोई भी उन्माद भड़काने की कोशिश करेगा, सार्वजनिक जगहों पर पूजा पाठ या फिर दूसरी गतिविधियां करने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लखनऊ पुलिस को हिदायत देते हुए भी नजर आए हैं। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद आगे इस पर विस्तार से बात करेंगे। मॉल अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना
और बार बार लखनऊ के प्रशासन के कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश भी दे दिया है, लखनऊ पुलिस को चेतावनी भी दी है। उम्मीद यही करेंगे कि जो फरार आरोपी हैं वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। किस तरह से लुलु मॉल में विवाद ने सुर्खियां बटोरी, शुरुआत कहां से हुई थी, चलिए सबसे पहले आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा देते हैं। उन ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आखिर यह घटनाक्रम बढ़ा था। फुल स्क्रीन आपको हम वो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। उन ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से विवाद की शुरुआत हुई थी। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था। अब लखनऊ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, 4 फरार चल रहे हैं। 13 जुलाई को मॉल के भीतर नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ था। तो 13 जुलाई को इसकी शुरुआत पूरे विवाद की हुई थी। जब विवाद बढ़ा था उसके बाद हिंदू संगठन विरोध करते हुए नजर आए थे और उसके बाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। हिंदू महासभा और हनुमानगढ़ी के पुजारी का बड़ा आरोप लुलु मॉल पर इस बीच देखने को मिला। लुलु मॉल लव जिहाद का अड्डा बन चुका है। हिंदू महासभा ने साफ तौर पर कहा 70% एक धर्म के लड़के दूसरे धर्म की लड़कियों की भर्ती की जा रही है, यानी कि लव जिहाद से पूरे मामले को जोड़ने की कोशिश हिंदू महासभा की ओर से की गई। हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू ने कहा कि 80% मुस्लिम लड़कों और 20% हिंदू लड़कियों की भर्ती की जा रही है। इस तरह के आरोप भी लगते हुए नजर आए। लुलु मॉल में घमासान पर प्रबंधन ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि लुलु मॉल व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, धार्मिक भेदभाव के आरोप बेबुनियाद हैं। साफ तौर पर यह कहा गया मॉल में 80% से ज्यादा हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी काम करते हैं, यानी कि जो आरोप लगाए हैं उन्हें सिरे से खारिज करने की कोशिश लुलु मॉल की ओर से की गई। किसी भी धार्मिक गतिविधि की इजाजत लुलु मॉल प्रबंधन नहीं देता है, यह भी साफ करने की कोशिश की गई है। और यह भी कहा गया है कि नमाज और प्रार्थना करने वालों के खिलाफ FIR भी लुलु मॉल प्रबंधन की ओर से दर्ज कराई गई है। लेकिन ये बड़ी जानकारी जो अब हम आपको देने जा रहे हैं, ये जानकारी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आ रही है। पुलिस जांच में जो बड़े खुलासे हुए हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लुलु मॉल के जरिए लखनऊ में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रची जा रही थी। दरअसल पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि नमाज जिस ढंग से पढ़ी जा रही थी, नमाज पढ़ने की जो दिशा थी वो ही गलत थी। युवकों ने 16-17 सेकंड में यहां पर नमाज पढ़ी, जबकि अमूमन नमाज पढ़ने में कम से कम 10 मिनट के करीब लगते हैं। तो क्या यह जानबूझकर इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया गया, यह यहां पर बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आपको नमाज पढ़नी है तो उसमें एक वक्त लगता है, कम से कम 10 मिनट के करीब आपको नमाज पढ़ने में लगते हैं। लेकिन जिस तरह से 16-17 सेकंड में इस तरह का वीडियो वायरल हुआ, तो क्या धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये सवाल अपने आप में कई सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले को लेकर जगत गुरु परमहंस का बयान भी सामने आया है। वो लुलु मॉल में जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए वो भी आपको सुना देते हैं। जाएंगे उनको ये लोग जाने देंगे चुपे से, और हम जा रहे हैं शांति से। मैं अकेले आया हूँ, मैं सिंगल आया हूँ, इनको क्या आपत्ति है? या तो आप ताला लगा दो, यहाँ कोई नहीं जाए। अगर ये जिहाद का केंद्र है, अगर आतंकवाद का केंद्र है तो मत जाने दो। मैं भगवा पहना हूँ ना, इसलिए इनको रोक। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ पूरी खबर को लेकर के जुड़ गए हैं। अनूप जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी है, साफ तौर पर कहा है कि लखनऊ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, क्या लखनऊ पुलिस की ओर से कार्रवाई करने में देर हो गई है? और अगर देर हो रही है तो फिर वो क्यों हो रही है? क्योंकि
13 जुलाई का वीडियो, अभी तक 4 ही गिरफ्तार हुए हैं, बाकी 4 अभी भी फरार चल रहे हैं। सीसीटीवी में जो फुटेज आ रहे हैं उसके आधार पे ही सारे सुरागों का पता लगा रही है पुलिस, और उसके आधार पर ही सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए हैं। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक ही जिसे कहा जाए कि यहाँ लखनऊ इंदिरा नगर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिसमें से 2 भाई हैं और जो मूलतः सीतापुर के हैं और एक लखीमपुर का है। तो कुल मिलाकर ये है कि पूरी साजिश नजर आती है। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि बहुत जल्दी नमाज पढ़ने वाला है, मात्र 18 सेकंड में नमाज पढ़ के ये सब उड़ गए थे। और सीसीटीवी साफ दिखाई दे रहा है कि ये मॉल में कोई खरीदारी करने नहीं गए थे, बल्कि ये इस जो नमाज पढ़ने का इन्होंने पढ़ने वाला जो काम किया है वो उसको अंजाम देने के लिए ही गए थे। पहले ग्राउंड फ्लोर पे थे, वहाँ भीड़ थी, फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ गार्ड ने उनको उठा दिया था। तो कुल मिला के साफ सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहा है कि ये अपने पूरे जिसे कहा जाए इरादे से गए थे। कोई वहां पे अचानक ऐसा नहीं था कि समय हुआ नमाज पढ़ने का उन्होंने पढ़ लिया, जैसे कि 18 सेकंड के बाद मात्र नमाज पढ़ी गई जो दिखाई दे रहा है। तो पूरी तरह से एक साजिश से नजर आ रही है। अभी पूरा खुलासा होना बाकी है कि आखिर मामला पूरा क्या है। पुलिस ने आज उनको गिरफ्तार कर लिया है। 12 जुलाई को लुलु मॉल जो 14 तारीख को लुलु मॉल जो प्रबंधन है उसने FIR कराई थी थाने में सुशांत गोल्ड सिटी। तो आज उसका उसी FIR के आधार पर चारों आरोपियों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया और जल्द ही। और उसके बाद भी जैसे कि आपने जब पता कि वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने के उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद से पुलिस चौकन्ना है। और आज की जो खबर है जैसे कि जैसे जगतगुरु परमहंस आचार्य जी वहाँ बाकायदा शुद्धिकरण के लिए जा रहे थे, तो उनको बाकायदा बाहर ही पुलिस ने रोक लिया है। तो ये जो अब जिसे कहा जाए कि राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है, आज CM योगी ने इस पे सख्त चेतावनी भी दी है कि भाई ये मॉल एक व्यावसायिक क्षेत्र है, इसको राजनीति का मुद्दा ना बनाया जाए। और जो भी इस पे विरोध प्रदर्शन है या अराजकता फैलाने की कोशिश करे, लखनऊ प्रशासन, लखनऊ पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जो करती नजर भी आ रही है। हाँ, देर लग रही है क्योंकि किसी का पता नहीं है, लेकिन जब ये चारों पकड़ में आ गए तो जाहिर सी बात है कि इन चारों ने ही वीडियो बनवाया है और खुद बनाया है। तो बनाने वाले भी जल्दी ही पुलिस के हाथों में नजर आएंगे। थोड़ा सा 1-2 दिन में हो सकता है कि कोई बड़ा खुलासा पुलिस करती नजर आए। जी अच्छा, आपने कहा राजनीतिक अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस एंगल से मैं देख रहा हूं मुझे तो धार्मिक अखाड़ा ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। नमाज का वीडियो वायरल होता है, उसके बाद सुंदरकांड पाठ करने की बात कही जाती है, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दो युवक भी वहां पर नजर आते हैं। और अब जिस तरह से करणी सेना प्रदर्शन करती हुई नजर आई, उनके कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश एक तरह से नजर आ रही है। अब ऐसे में समाधान क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि दोनों धर्मों के जो बड़े लोग हैं उन्हें अब सामने आना चाहिए, चाहे बात मुस्लिम धर्म की हो चाहे बात हिंदू धर्म की हो, उन्हें शांति बनाए रखने की अपील करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप एक मॉल जैसी जगह पर, क्योंकि योगी सरकार ने साफ कहा था जब सत्ता में भी आई थी कि खुले में चाहे पूजा पाठ हो चाहे नमाज हो, इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में इस तरह की घटना को अंजाम देंगे, इस तरह से नमाज पढ़ेंगे या फिर पूजा पाठ करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं जो धार्मिक उन्माद है वो भड़केगा और जो स्क्रिप्ट राइटर पूरी घटना के पीछे का है वो अपने मकसद में सफल होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सोहन, देखिए धर्म में ही राजनीति है और राजनीति में ही धर्म है। ये हिंदुस्तान की राजनीति का है कि जिसे कहा जाए कि एक दुखद मर्म से हम कह सकते हैं कि धर्म और राजनीति दोनों यहाँ पर मिली जुली दिखाई देती है, दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं आप। बात आती है कि यहाँ धार्मिक उन्माद, बिल्कुल ये साफ साफ लग रहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाने की दृष्टि से ही ये कार्य किया गया है और इसको उकसाने वाला जिसे कहा जाए कृत्य कहा जा सकता है। जाहिर सी बात है, जिस समय जैसे देश में इस समय का जो माहौल चल रहा है उसमें इस तरह की चीजें तुरंत जैसे कहते हैं कि आग लगाने का काम करती हैं। तो वही काम हुआ भी यहाँ पर, नमाज पढ़ने का, उसके बाद हनुमान चालीसा, उसके बाद पुलिस पकड़ने की तलाश में है। अब ये अभी परमहंस जी जा रहे, हो सकता है भी और इसके बाद 1-2 जाए, पुलिस को सख्त जिसे कहा कार्रवाई करनी पड़ी। तो काम वही है कि बाकायदा जिसे कहा जाए कि हाँ एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही जिससे अराजकता रहे, जिससे शांति को खतरा रहे, जिनसे हिंसा फैले। आप कानपुर की हिंसा देख सकते हैं जो सामने आई है, अभी आप बाकायदा जिसे कहते हैं उदयपुर का देख रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में इस तरह के काम करते दिखाई दे रहे हैं। बस वहां पे
माध्यम दूसरे हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ मॉल माध्यम मॉल का ले लिया गया है, तो बेशक ये इसके पीछे कौन है, क्या साजिश है, राजनीति है या कोई उकसाने वाली कार्रवाई पीछे, कोई जैसे पीएफआई का नाम बार बार आता है, क्या उसके पीछे ये है, या ये ऐसे ही लड़के चले गए थे बस एक तरह से जिसे कहा जाए कि पब्लिसिटी के लिए, तो ये भी जिसे कहा जाए जांच का विषय। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे अखिलेश यादव का बयान भी इस पे आया है कि बाकायदा ये 2024 को जीतने के लिए धार्मिक उन्माद या ऐसा अराजकता का माहौल बीजेपी बनाना चाहती है। तो मैं वही कह रहा हूँ, धर्म में राजनीति, राजनीति में धर्म, ये यूपी की राजनीति है। यहाँ पे धर्म राजनीति साथ साथ चलते हैं, वही इस समय दिखाई भी दे रहा है, जिसका आज पटक्षेप जिसे कहा जाए कि सीएम योगी ने सख्त चेतावनी के साथ किया भी, और उनकी बातों से लगा भी, उनके बयान से लगा भी कि हाँ वो सख्त हैं, और लखनऊ प्रशासन को सख्त आदेश दिया गया है कि लखनऊ मॉल के आसपास ऐसी कोई घटना न घटे हुए, क्योंकि यहाँ पहले ही एक आदेश जारी किया जा चुका है कि कहीं भी सार्वजनिक जगह पर नमाज या पूजा या कोई भी धार्मिक कार्य करने की अनुमति नहीं है। उसके बावजूद ये कार्य हुआ, तो जाहिर सी बात है उकसाने वाली घटना थी, और जिसके उकसावे में दूसरे लोग आए भी। और अब ये जिसे कहा जाए कि कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा, जिसे कहा जाए हिंदू है, कौन कितना बड़ा मुसलमान है, वो ये यहाँ कंपटीशन शुरू हो गया है। तो ये अक्सर होता रहता है ये यूपी की राजनीति। अच्छा, लेकिन एक अहम सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। दरअसल योगी सरकार के काम करने का तरीका सभी को पता है। जब लाउड स्पीकर हटाने को लेकर के बात हुई थी, तो उस वक्त योगी सरकार ने क्या किया था? मंदिरों से भी हटवाए थे, मस्जिदों से भी हटाए थे। यहां पर भी साफ कह रहे हैं कि ना पूजा खुले में आप कर सकते हैं, ना आप नमाज पढ़ सकते हैं। सवाल मेरा यह है कि क्या अब जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, साजिश के तार जरूर नजर आ रहे हैं, लखनऊ को धार्मिक उन्माद में झोंकने की कोशिश के पीछे मुझे नजर आ रही है। क्या सरकार या प्रशासन को भी ऐसा लग रहा है? और अगर ऐसा लग रहा है तो क्या जांच के लिए किसी तरह की टीम का गठन किया गया है? कोई अंदरूनी खबर आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये जिसे कहा जाए, पुलिस पूरी तरह से यहाँ पे जॉइंट सीपी हैं, उनकी नेतृत्व में बाकायदा पुलिस टीम लगी हुई है। पूरे जांच के तार कहाँ साजिश के तार कहाँ है, उसको बाकायदा खंगालने की कोशिश हो रही है। आज ही पकड़े गए हैं, तो आज से कल तक कोई ना कोई बड़ी खबर हो सकता है निकल कर सामने आ भी जाए इसमें कि क्या ये साजिश थी, क्या इसके करने का क्या इनका तात्पर्य था, क्या मतलब था, क्या ये करना चाहते, किस सोच के साथ ये आए थे। देखिए, जाहिर सी बात है कि समय समय पर दंगे फैलाने की कोशिशें लगातार होती रही। जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के बयान के बाद में देश का माहौल थोड़ा अलग हुआ है, उसी में आग जिसे कहा चिंगारी बाबा हवा देने की कोशिश लगातार हो रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अभी बाहर की ताकतें भी साथ हो सकती हैं, या यहाँ इन लोगों का जिसे कहा जाए कि ये किसी के साथ जुड़े हैं। जैसे उदयपुर की घटना है, दिखाई तो सिंगल लगा था कि दोनों ने ऐसी किया, लेकिन बाद में पूरे पाकिस्तान के तार उसमें नजर आए, दूसरे बाहर के मुल्क के तार साफ साफ नजर आए। तो ये घटना भी अभी देखने वाली है कि ये अच्छा, ये पूरे एक ही साथ एक ही जगह के रहने वाले, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बात तो है, और कोई ना कोई साजिश तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकायदा योगी आदित्यनाथ इस साजिश को खत्म करने के लिए सक्षम सीएम है, इसीलिए यूपी में दंगों की कोई गुंजाइश नहीं है। लगातार बार बार इस पे वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, और लाउड स्पीकर की बात आपने जैसे की, तो बार बार इस बात को कहा जा रहा है। कल भी इसी बात की बयान आया था कि लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसको धीमा रखा जाए, उसको बाकायदा प्रशासन को बोला गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ दंगों की गुंजाइश नहीं हो पा रही, इसीलिए जो दूसरी ताकतें हैं वो लगातार कोशिश कर रही किसी प्रकार से यूपी में दंगे हो, या यूपी में माहौल खराब हो, यूपी का जो जिस तरह से यहाँ पे शांति व्यवस्था है उसको भंग किया जाए। तो लगातार ऐसी कोशिशें बाहर से होती रही। हो सकता है वो भी नमाज पढ़ने वाला मामला हो सकता है इसका हिस्सा हो सकता ना भी। जी अच्छा, एक अहम सवाल आपसे मैं पूछने जा रहा हूं, और ये मेरा आखिरी सवाल भी है, आपसे ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। सवाल मेरा ये कि हमने देखा कि पिछले दिनों में उदयपुर में क्या हुआ, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, धार्मिक जहर बोने की कोशिश की गई। उसके बाद ऐसी ही खबर अमरावती से भी सामने आती है, और अब जो ताजा खबर सामने आ रही है वो सीतामढ़ी से भी ऐसी ही खबर सामने आ रही है। हमने बिहार में टेरर मॉड्यूल का खुलासा होते हुए भी देखा, उसमें अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां होती हुई भी देखी। दक्षिण भारत के राज्यों से किस तरह से इसके तार जुड़ते हुए नजर आए, पीएफआई का नाम किस तरह से सामने आया इसमें, वो भी हमने देखा। क्या आपको लगता है कि पीएफआई का नाम जिस तरह से अभी तक सामने आया है, और जिस तरह से हाल के दिनों में घटनाएं हुई हैं, ये जो सारी घटनाएं हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरी घटनाओं से? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मकसद एक जैसा ही नजर आता है सारी घटनाओं के पीछे।
बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए बार बार मैं इसी को इंगित कर रहा हूँ। जैसे आज बिहार की घटना थी, सीतामढ़ी की घटना थी, मात्र वीडियो देखने पे ही उस पर चाकू से हमला कर दिया गया, लेकिन फिर भी बिहार पुलिस उसको एक आपसी रंजिश का मामला बता रही, जबकि लड़का कह रहा मैं तो उनको जानता तक नहीं। कुल मिला के ये कहने की बात है कि पुलिस भी घटना पे पर्दा डालने की कोशिश करती नजर आ रही। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि यूपी पुलिस बाकायदा इसमें बिल्कुल सक्रिय है, एक्टिव है इस मामले में। पीएफआई के तमाम नेटवर्क का खुलासा यूपी पुलिस ने भी किया था। अब आप पटना में भी देख रहे हैं कि पीएफआई का बड़ा मॉड्यूल सामने नजर आया, उसका एक कार्यकर्ता यहाँ लखनऊ से भी पकड़ा गया है बाकायदा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएफआई आतंकी संगठन और बाहर के जिसे कहा जाए इसमें पाकिस्तान का हाथ भी के साथ। मेरा सीधा सवाल ये था कि जिस तरह से दस्तावेज बरामद हुए थे 2047 तक भारत को इस्लाम राष्ट्र बनाने की जो साजिश थी, क्या उसी साजिश का ये पार्ट हो सकती है जो सारी घटनाएं? बिल्कुल, एक भाई पीएफआई का जो मॉड्यूल सामने आया उसमें बड़ी चीजें निकल के आए। उसमें बाकायदा नुपुर शर्मा, उनके एक कार्यकर्ता के पास में मोबाइल में नुपुर शर्मा के घर का पता मिला है। तो जाहिर सी बात है जो ये नुपुर शर्मा के बयान का सहारा लेकर बाकायदा जिस प्रकार से देश में एक अराजकता का माहौल बनाया गया है, वो क्या कर, देखिए पीएफआई का नाम कब से सामने, पीएफआई का नाम आया था जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद से पीएफआई सामने आ रही। पीएफआई का नाम बार बार हर घटना में, हर दंगे में क्यों निकल के आ रहा है? देखिए पीएफआई केरल में एक राजनीतिक पार्टी भी है, ये ध्यान देने वाली बात है, जहां वायनाड से राहुल गांधी सांसद भी हैं। तो लेकिन बात ये आती है कि सरकार की तरफ से तो चलिए बात निकल के आती है, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई भी आदमी इस पीएफआई के ऊपर सवाल नहीं उठाता। यही देश की राजनीति है कि आप आतंकी जो संगठन है उनको आप बचाने का प्रयास करते हैं, उन पे आप बोलने से बचते हैं। तो बात ये, जैसे सिमी संगठन था जिसको बाकायदा बैन किया गया, पीएफआई को बैन करने की आवश्यकता है और सरकार इसकी तरफ कदम बढ़ा भी रही है। लेकिन हाँ, अभी सफलता नहीं हुई, लेकिन हाँ जल्दी ये पीएफआई भी आपको बैन नजर आएगा। लेकिन साथ में मैं बार बार कह रहा हूँ पीएफआई केरल से होता हुआ यहाँ तक आया है, 2047 तक या बाकायदा जिसे कहा जाए मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात हुई है, जो भी सामने उसमें दस्तावेज निकल के आए। तो पीएफआई का जो भी एंगल होता है किसी न किसी घटना में, किसी न किसी दंगे में साफ नजर आता है। कानपुर में भी दिखाई दिया आपको, उदयपुर में दिखाई दे रहा है आपको, अमरावती में दिखाई दिया। तो ये जो भड़काने की साजिश है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पीएफआई इस समय सबसे बड़ा जिसे कहा जाए आतंकी संगठन हिंदुस्तान के अंदर बनकर बाबा एक उभरा है, जिसमें बाकायदा जिसके लोग हर राज्य में फैले हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो लुलु मॉल पर घमासान खूब देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है, जो गड़बड़ी करेगा उसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो पुलिस को भी हिदायत देते हुए मुख्यमंत्री खुद नजर आए हैं। चलिए अब बात अग्निवीरों की भी कर लेते हैं। एक देश का नौजवान, खासतौर पर अगर पहाड़ी राज्यों में रहने वाले उत्तराखंड के युवाओं की मैं बात करूं, राजस्थान के युवाओं की मैं बात करूं, तो जैसे ही इन युवाओं की 10वीं पास होती है या फिर 12वीं पास होती है, ये युवा सेना में जाने का सपना संजोते हैं, कठिन परिश्रम भी करते हैं। सरकार इन युवाओं के लिए एक योजना लेकर के आती है, अग्निपथ योजना। जैसे ही सरकार इसकी घोषणा करती है, इस योजना को लेकर घमासान मचता है। इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तक करार दे दिया जाता है। और अब आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि आखिर अग्निपथ योजना को लेकर सियासी लड़ाई धर्म और जाति पर कैसे आई। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक ट्वीट करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं कि सरकार आप अग्निवीर बना रहे हो या फिर जातिवीर। वो सवाल पूछते हैं जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने को लेकर के, और ये सवाल उठाते हैं कि क्या सेना में धर्म के आधार पर या फिर जाति के आधार पर भर्तियां होती हैं। सीधे तौर पर आरोपों में खड़ा करते हैं, और जब वो इस तरह के आरोप लगाते हैं तो उसके बाद सेना भी इस मुद्दे पर सफाई देती है। सबसे पहले आपको हम ग्राफिक्स के जरिए संजय सिंह का वो ट्वीट दिखा देते हैं, आपको बताते हैं कि संजय सिंह ने ट्वीट के जरिए आखिर कहा क्या है। तो संजय सिंह का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश संजय सिंह की ओर से की गई।
मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? यह सवाल पूछा है। भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या फिर जातिवीर? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन शायद इन्होंने होमवर्क नहीं किया था और बिना होमवर्क किए ये ट्वीट कर दिया। जैसे ही वो इस तरह के आरोप लगाते हैं, सेना की ओर से भी सफाई दी जाती है। सेना का बयान इस पर सामने आता है। पहले भी सेना भर्ती में जाति और धर्म प्रमाण पत्र देना होता था। अग्निपथ योजना में जाति धर्म पर सेना की सफाई आई है। सिर्फ अग्निपथ योजना को लेकर यह जाति और धर्म से जुड़ा प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है, यह साफ तौर पर कहा गया है। आखिर काम क्या है सेना भर्ती में, धर्म प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र का, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल 2013 में भारतीय सेना ने इससे जुड़ा हुआ ही सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें साफ तौर पर सेना ने बताया था कि जाति और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं की जाती है। पहले भी सवाल उठते रहे हैं, किसी भी रेजिमेंट में किसी क्षेत्र के ज्यादा लोगों को रखना प्रशासनिक सहूलियत और काम की जरूरत होती है। पहले भी इस तरह की याचिका एक सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। ड्यूटी पर शहीद या ट्रेनिंग के दौरान मौत के बाद धर्म की जानकारी जरूरी होती है, यह भी उस दौरान कहा गया था। तो ऐसा नहीं है कि सेना भर्ती के दौरान जाति प्रमाण पत्र अभी अग्निपथ योजना को लेकर के मांगा जा रहा है। दरअसल जो पहली प्रक्रिया सेना भर्ती की थी, उसमें भी जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता था और धर्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती थी। और हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए वो दिखाने की कोशिश भी की कि आखिर जाति प्रमाण पत्र या फिर धर्म प्रमाण पत्र की जरूरत क्या है। जैसे ही इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीधे तौर पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं। सवाल पूछते हैं कि आखिर विपक्ष देश के युवाओं को भ्रम में डालने की कोशिश क्यों कर रहा है। जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उन पर वो सफाई भी देते हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट से ये मांग इन याचिकाओं के जरिए की गई है कि जो अग्निपथ योजना है, उसमें जो भर्ती प्रक्रिया है अग्निपथ योजना के तहत, उसको रद्द करने और पुनर्विचार करने से जुड़ी हुई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई हैं। हमारी सहयोगी सपना वर्मा हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। सपना, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी हुई। आज क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो मामला सोहन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, वो सारे जिन जिन जगहों पे, यानी कि कुल मिला के 3 याचिकाएं जो दाखिल हुई हैं इसको लेकर अलग अलग जगह पर, वो मामला ट्रांसफर होकर दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया गया है ट्रांसफर, और अब उसको लेके कल सुनवाई की जाएगी। उसकी सुनवाई कल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के लिए कहा है कि कल उसकी सुनवाई की जाएगी। वही बात की जाए, इसको लेकर कई तरह के विवाद भी देखने को, अभी जैसे कि आपने बताया, वहीं वरुण गांधी का ट्वीट भी देखने को मिला है। वरुण गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रभक्ति के लिए क्या इस तरह से होना जरूरी है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से लगातार जो है मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना मिशन के तहत लगातार घेरा जा रहा है। बात की जाए इस योजना को लेकर, तो अब अग्निपथ योजना जब से ये लागू हुई है, केंद्र सरकार की स्कीम, तभी से लेकर अब तक देश में कई जगह पर विवाद देखने को मिला। लगातार इसको लेकर विवाद जारी है। वहीं इसी बीच जो ट्वीट सामने आते, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संबित पात्रा ने किस तरीके से बताया है कि इसको लेकर जो है विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक होकर उन्होंने इन नाम लेके बतौर ये चीज बताई है कि किस तरीके से लगातार जो है इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार जो है सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। मामला फिलहाल अभी कोर्ट में है और देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसको लेकर कोर्ट का क्या फैसला होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शोएब खान जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी अग्निपथ योजना से जुड़े कुछ अहम सवाल जरूर पूछेंगे। शोएब जी, जिस तरह से हमने देखा है अग्निपथ योजना को लेकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा लगातार की जा रही है। विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरा जाए। सीधा सवाल मेरा ये है, क्या लग रहा है आपको, क्या विपक्ष रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है? अगर क्या योजना में सचमुच में खामियां हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में है, या फिर विपक्ष ने जिस तरह से धर्म और जाति को लेकर के भी बात कही है, तो बरगलाने की कोशिश, या फिर सचमुच में ऐसी कोई बात? देखिए सोहन, इसमें जो है विपक्ष पूरी अग्निवीर जो योजना सरकार की आई है, इसमें युवाओं को, जो नए युवा हैं, इनको बढ़ने की आगे और ताकत भी मिलेगी और इससे नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दूसरी जो विपक्ष की है, विपक्ष का तो काम यही है कि जो नई योजना आएगी उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया, चाहे वो आरजेडी हो
चाहे वो जेडीयू हो, वो आरजेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, और जो चाहे JN चौधरी हो। खासतौर से आप देखिए जो अग्निपथ योजना जब शुरू करी थी तो वेस्टर्न यूपी में सबसे ज़्यादा उधम मचा। शुरुआत भी वेस्टर्न यूपी से ही की गई थी, फिर उसके बाद में बिहार से हुई थी। तो JN चौधरी भी इसमें कूदे थे, वहाँ से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव कूद गए। तो विपक्ष का काम हैगा कि वो अपनी राजनीति करना, लेकिन जो ये योजना है इस पे देखिए प्रधानमंत्री का भी बयान आया, अमित शाह जी का भी बयान आया, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उनका बयान, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसका फायदा होएगा और एयरफोर्स में इसकी नियुक्तियां भी शुरू कर दी। जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई। तो विपक्ष का काम है राजनीति करना, वो करती रहेगी। विपक्ष का काम राजनीति करना है और विपक्ष सियासी रोटियां सेकता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शोएब खान जी ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। लेकिन सवाल ये कि क्या हर मुद्दे पर राजनीति करना जरूरी है? दूसरे मुद्दे भी हैं, उन मुद्दों पर विपक्ष हमलावर क्यों नहीं होता है? क्यों अग्निपथ योजना जो युवाओं के भविष्य के लिए, जैसा सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि एक अच्छी पहल है, युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य के दरवाजे खुलेंगे, अनुशासन युवाओं में आएगा, वो ट्रेनिंग उनके काम आएगी, 25% युवाओं को लिया जाएगा, उसके बाद जो बाकी युवा हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में वरीयता भी दी जाएगी। बाकायदा एक एक करके उन राज्य सरकारें भी आगे आती हुई नजर आई हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो अग्निवीर होंगे उन्हें सरकारी योजनाओं में वरीयता दी जाएगी, तो विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, आखिर वो रोजगार कहां से देगा? सवाल विपक्ष का ये जायज जरूर है, लेकिन क्या जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म और जाति का मुद्दा छेड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या विपक्ष को इस मुद्दे को छेड़ने की जरूरत थी? क्योंकि प्रक्रिया में किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। अगर आप अग्निवीर बनने के काबिल होंगे तभी आपको सेना में लिया जाएगा। ये क्यों विपक्ष को नजर नहीं आता है? सवाल बड़ा है, सवाल गंभीर है और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमाती है। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में मामला जरूर जाएगा। पहले दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई जरूर होगी। दिल्ली हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी देखना दिलचस्प होगा। सवाल केवल इतना सा है कि अगर अग्निपथ योजना से विपक्ष को कुछ ऐतराज है तो फिर विपक्ष उन बिंदुओं पर क्यों नहीं सवाल पूछता है? यह सवाल मेरा इसलिए क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 3 साल बाद युवा क्या करेंगे? वो युवा बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें सरकारी नौकरियों में तरजीह मिल रही है 3 साल के बाद, वो अपनी पढ़ाई भी जारी रख पा रहे हैं, तो फिर अग्निपथ योजना में कमी क्या है? उम्मीद करेंगे कि विपक्ष अगर इस तरह के मुद्दे उठाता है तो विपक्ष होमवर्क करके सामने आएगा और पूरी तैयारी करके सामने आएगा। क्योंकि अगर विपक्ष को अपनी आवाज लोगों तक सही मायनों में पहुंचानी है तो उसके लिए सही फैक्ट्स के साथ में सामने आना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह का ट्वीट सामने आया था, उसके बाद अब विपक्ष पर बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। यह तो रही बात अग्निवीरों की, अब बात सदन वीरों की भी कर लेते हैं। दरअसल हमारे सदन वीर, उनसे यह उम्मीद रहती है कि हमारे मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर सदन में चर्चा करेंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर चर्चा देखने को मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। रसोई गैस की कीमतें 1000 के पार कैसे पहुंच गई, इस पर चर्चा देखने को मिलेगी। लेकिन होता क्या है? हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा। इतना हंगामा कि लोकसभा स्पीकर भी तिलमिला उठते हैं, सवाल पूछते हैं कि आप इन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं तो फिर अगर आप हंगामा करेंगे, कार्यवाही नहीं होने देंगे, तो फिर बात कैसे होगी? आखिर महंगाई के मुद्दे पर क्या हंगामा करके महंगाई कम हो जाएगी? सवाल बड़ा है। सवाल यह भी कि जब सदन में तख्तियां मना है, अधिसूचना बाकायदा जारी कर दी गई थी लोकसभा सचिवालय की ओर से, तख्तियां, पोस्टर या इस तरह की सामग्री पर बैन लगाया गया था, उसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने की जरूरत क्या थी? तख्तियां ले जाने की जरूरत क्या थी? सदन परिसर में प्रदर्शन पर भी पाबंदी थी, उसके बावजूद राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के साथ उन्हें सदन परिसर में प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? सदन के भीतर क्या उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सदन के भीतर एक एक मिनट में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और 1 घंटे की कीमत करोड़ों में पहुंच जाती है। सवाल यह कि
करीब 80 दिनों तक एक साल में सदन चलता है। अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो ये करोड़ों रुपए का खर्चा क्यों किया जा रहा है? सदन का जिस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, जिस तरह से उस मंच का प्रयोग होना चाहिए, आखिर उस तरह से उस मंच का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है? पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ अहम जानकारी दे देते हैं, आपको बताते हैं कि संसद में आखिर एक दिन में खर्च कितना होता है। उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए ही आपको बताएंगे कि किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर के आज हंगामा देखने को मिला है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से सदन में खर्च होता है। 1 घंटे की कार्यवाही में करीब 15 करोड़ रुपए का खर्चा सदन की कार्रवाई में आता है। 1 मिनट की कार्यवाही में करीब 2.6 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जब 12 अगस्त तक ये सत्र चलेगा तो इस दौरान कितने का नुकसान अर्थव्यवस्था को होगा और फिर कितनी महंगाई बढ़ेगी, इस पर भी विचार करना बेहद जरूरी है। हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिला है। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। सवाल जरूर पूछ रहा है लेकिन जवाब सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने विपक्ष के साथ संसद परिसर में आज प्रदर्शन भी किया, जबकि प्रदर्शन पर पाबंदी थी, धरने पर पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद ये देखने को मिला लोकसभा अध्यक्ष की चेयर पर आकर प्ले कार्ड लहराए गए। वो तस्वीरें भी हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। विपक्ष ने सदन में नारेबाजी भी की और हुआ क्या आखिरकार? ये सब कुछ हुआ और आखिर में सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ कहा, इन शब्दों के जरिए आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि आखिर संसद में हो क्या रहा है। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है। किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपराएं ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। हमारी सहयोगी सपना वर्मा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सपना, सदन में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, हंगामा हो रहा है, सिर्फ हंगामा ही हो रहा है, काम तो हो नहीं रहा है। करोड़ों रुपए का खर्च दिन का हो रहा है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों को आवाज देना। सरकार अगर कुछ कमी सरकार के काम करने के तरीके में है तो मुखर होकर के विरोध करना, लेकिन इतना विरोध भी ना करना कि जवाब सुनने को तैयार न। सरकार को क्या जवाब देने का मौका सचमुच नहीं मिल रहा है? देखिए सोहन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको लेकर जो है स्पीकर की ओर से कार्रवाई हो गई है। स्पीकर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा दोहरा रवैया नहीं चलेगा। विपक्षी दलों को चेतावनी दी है। इससे पहले बात की जाए कार्रवाई को लेकर तो 2 बजे कार्रवाई उससे पहले स्थगित हो गई थी। अब बात की जाए इस कार्रवाई की जो है उस लगातार जिस तरीके से हंगामा हुआ जीएसटी के मुद्दे को लेकर, फिर उसके बाद महंगाई को लेकर और फिर अग्निपथ योजना के मुद्दे को लेकर भी संसद में बवाल देखने को मिला। इस वजह से जो संसद की कार्रवाई है वो थोड़ी देर के लिए ठप जरूर पड़ गई थी। अब बीच में ये बात सामने आई कि 20 जुलाई तक संसद की जो कार्रवाई है वो फिलहाल 20 जुलाई सुबह तक स्थगित करने की बात सामने आई है, टाल दी गई है। तो किस तरीके से जो है लगातार विपक्ष जो है संसद के अंदर प्रदर्शन करना ये गलत है। संसद के बाहर भी इससे पहले प्रदर्शन देखने को मिला। संसद के बाहर भी जमकर हंगामा किया गया। संसद एक ऐसी जगह है जहां पर आप शांति से अपने मुद्दे रखिए। हमने आपको बतौर सांसद वहां पर भेजा है, आपको इसलिए भेजा गया ताकि आप हमारे मुद्दे रख सके, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे खुद चिल्लाने लगे और ऐसा व्यवहार करें जो कि वो जगह नहीं है कि आप इस तरीके से अनुचित व्यवहार करें। अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई भी देखने को मिलेगी अगर इसी तरह से हंगामा होता रहा। इस पर भी नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं और सदन में इस तरह की तस्वीरें केवल इस विपक्ष से सामने नहीं आ रही हैं। पिछले सरकारों में भी आपने देखा होगा सदन से इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरों को बदलना होगा अगर देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, क्योंकि जो नेता सदन में बैठते हैं उनके ऊपर विकास की जिम्मेदारी बड़ी होती है। उनके कंधों पर जो बोझ होता है उस बोझ को उन्हें समझना होगा, उस दर्द को समझना होगा, तभी जनता के मुद्दों पर बात हो पाएगी। लेकिन वो तस्वीर देखने को मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आखिर में बात बिहार के सीतामढ़ी की भी कर लेते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में जो कुछ भी हुआ उसने उदयपुर की याद दिला दी। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर एक युवक को चाकू मार दिया जाता है, वो भी तब जब उसने अपने मोबाइल में एक स्टेटस नुपुर शर्मा के समर्थन में लगाया था और वो एक जगह पर खड़ा होकर के उस स्टेटस को देख रहा था। उसकी गलती क्या थी, ये बड़ा सवाल है। आपको किसी धर्म से आपत्ति कैसे हो सकती है, किसी का समर्थन करने से आपत्ति कैसे हो सकती है? आपके विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन क्या वो भिन्नता आपको क्रिमिनल बना रही है? अगर ऐसा है तो आपको इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर आपके लिए आपका भविष्य संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शोएब खान हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले घायल युवक ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। मेरे साथ हम स्टेटस देख रहे थे अपने दोस्तों के साथ, नुपुर शर्मा का, तो वही बोल रहे थे कैसी है, मतलब ये बोल दी, बयान दी ऐसे ऐसे। वो आके झगड़ा किया हमसे, बोला कि तुम नुपुर शर्मा का सपोर्ट। पीछे से एक जन था, पीछे से। तो शोएब खान जी हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। शोएब जी, क्या सीतामढ़ी में उदयपुर जैसा कांड होते होते बच गया? क्योंकि उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या हुई थी वही कोशिश यहां पर भी थी, चाकुओं से गोदने की कोशिश की गई। लेकिन क्या ये विवाद सचमुच नुपुर शर्मा कांड को लेकर के है? क्योंकि पुलिस जिस तरह से कार्यशैली पुलिस की देखने को मिली है, नुपुर शर्मा का नाम हटाने की बात भी सामने आ रही है, पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस ये भी कह रही है कि मामला आपसी विवाद का है। तो सचमुच क्या नुपुर शर्मा से तार जुड़े हुए हैं? सुन देखिए, जो सीतामढ़ी में हुआ, उदयपुर में हुआ, इस तरीके से पूरे देश में एक नफरत की आग को फैलाने का अपने अपने तरीके से के प्रयास चल रहे हैं। वो किसी के रूप में खून के रूप में आ जाता है, कहीं धार्मिक भावनाओं को लेकर आ जाता है। चाहे आप कर्नाटक देख लीजिएगा, उदयपुर राजस्थान का देख लीजिएगा, अब ये यहाँ पर हुआ। इससे पहले यूपी में लुलु मॉल में ही चल रहा है, वहाँ भी यही चीज़ आ रही थी सामने। लेकिन योगी जी का जो बयान आया है तो उस पर जो भी लोग भी हैं वो सब हो गए, पुलिस भी एक्शन हो रही। तो जो इस सीतामढ़ी का जो अनिकेत का मामला है, इसका ये कहना है और परिजनों का भी अंकित का जो कहना है और परिजनों का भी ये कहना है कि हम नुपुर शर्मा का अपना स्टेटस लगाए हुए थे, वो देख रहे थे, 4-5 लोग आए, उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, मारा पीटा। फिर उसको जैसा इनके परिवार का कहना है कि है एक लड़के को पकड़ भी लिया, लेकिन भारी भीड़ आ गई। अब सवाल ये है कि वहाँ पर वो जो है अकेला था, अकेले लड़ाई हो रही थी, भारी भीड़ कहाँ से आ गई? जाहिर सी बात है कि पहले से कुछ प्लानिंग रही होगी इन लोगों की। तो और जब ये पुलिस में जाते हैं तो पुलिस का परिजनों का आरोप है कि नुपुर शर्मा के मामले को अलग हटाने की बात कही। लेकिन आपको बता दें, जो पुलिस का भी बयान आया है उसमें साफ वहाँ के एसपी कहना है कि नुपुर जो हम जांच कर रहे हैं उसमें नुपुर शर्मा का एंगल भी रख के जांच कर रहे हैं, ये पुलिस का कहना है। तो जिस तरीके से ये जो नफरत की आग को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये गलत है। और लेकिन इस पे पुलिस को और प्रशासन को पुलिस और प्रशासन से पहले जो जिम्मेदारी है वो उन लोगों की भी बढ़ती है जो समाज में रह रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि आखिर ये नफरत की इंतहा कब तक चलेगी और इस नफरत के इंतहा को सुलगाने की कोशिश क्या समय समय पर होती रहती है? जो ये आग जो है, वो जो चिंगारी है, वो भड़कती ही जा रही है, इस तरह के मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जो नफरत की आग को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है तो ये अलग अलग संगठन बने हुए हैं जिनके जरिए अपने अपने स्लीप मॉडल्स जो हैं वो तैयार करते हैं। अभी पीएफआई का भी आप देख लीजिए कि पीएफआई का चल रहा है।
लेकिन हाँ, यह सरकारों को हो, प्रशासन को ऐसे लोगों पर ध्यान रखना चाहिए और सख्ती से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले जो है अब ज़िले लेवल से जो शुरुआत होती है, इस पे यहाँ पर जो है प्रशासन का LIU एक डिपार्टमेंट होता है। LIU को सिर्फ काम ही ये होता, अगर LIU फेल्योर है तो फिर आगे सब कुछ उदयपुर वाला कांड हो गया था सामने, देखिएगा। बिल्कुल, बड़ा सवाल है कि अब प्रशासन और पुलिस को चौकन्ना भी रहना होगा, लेकिन सवाल ये कि आखिर नफरत के इंतहा कब तक देखने को मिलेगी? धर्म के नाम पर कब तक बरगलाने की कोशिश की जाती रहेगी? धर्म के नाम पर आखिर कब तक लड़ाया जाता रहेगा? सवाल बड़ा है। सवाल ये भी कि आखिर जो कुछ उदयपुर में हुआ, जो कुछ अमरावती में हुआ और अब जो तस्वीर सीतामढ़ी से सामने आ रही है, क्या कल को ऐसी ही तस्वीर दूसरे शहर से भी सामने आएगी? उम्मीद करेंगे कि ऐसी तस्वीर सामने ना आए और प्रशासन और पुलिस सीतामढ़ी का जो मामला है उसमें ऐसी कार्रवाई करें कि नफरत की जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो फेर में फंसते हुए जरूर नजर आए। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।